सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम बिल्कुल स्वागत है। ये क्या कर रहा है? किस अपराध की तरफ चल रहा है? पूरे देश की जनता के सामने एक विपक्षी दलों का एजेंडा बेनकाब हो चुका है। बेईमान किसी की कामर कहीं अपवित्र न हो जाए, इस दृष्टि से अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई निर्णय लिया है तो अच्छा है। तो देश विदेश की 40 खबरों के बाद अब बारी है खबरों की पड़ताल का। देखिए 4 बजे की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। इस 1 घंटे में देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे जो देश की सियासत के सेंटर पॉइंट में हैं। सबसे पहले बात सावन में नाम वाली सियासत की करते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाम क्या है तुम्हारा, पूरी खबर जल्द विस्तार से आपके सामने में रखूंगी। दूसरी खबर में बात होगी बिहार की, जहां स्पेशल स्टेट को लेकर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया है बिहार राज्य को लेकर। इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ ही बात होगी नीट पर सड़क से संसद तक मचे घमासान की, जो कब थमेगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे उत्तर भारत में बारिश की बेरहमी की, कैसे यूपी से उत्तराखंड, महाराष्ट्र से गुजरात, सितमगढ़ बना है सैलाब। हर खबर पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं, जो नेम प्लेट पर सुप्रीम फैसले का असर क्या है इसे समझाएंगे। संजय त्रिपाठी भी लखनऊ से लाइव हमारे साथ हैं, सावन में जो नाम पर सियासी संग्राम है उसका पूरा लेखा जोखा हमें देंगे। और न्यूज रूम से मेरे साथ आशीष कुमार सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को जो झटका लगा है, इसका असर क्या होगा ये हम आशीष से समझेंगे। साथ ही कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम और भी खबरों पर बात करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत अपने सहयोगियों से हम करें उससे पहले जरा एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से दुकानदारों को राहत मिली है। दुकान के आगे नाम लिखने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। दुकानदार सिर्फ खाने का नाम लिखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूपी उत्तराखंड एमपी सरकार को इसे लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है और 26 जुलाई तक उस नोटिस पर जवाब मांगा है। फिर उसी दिन इस मामले की आगे सुनवाई होगी। लेकिन दुकानदारों को उस आदेश से राहत जिसमें अपनी नाम के आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी था, फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। संजय इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप ही से समझते हैं कोर्ट में क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी है। उसके बाद ये निर्णय लिया है कि फिलहाल जो नाम लगाने वाली बात की गई थी, नाम पट्टिका लगाएंगे, प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे, संचालक का नाम लिखेंगे, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये जरूर कोर्ट ने कहा है कि खाने की वैरायटी क्या है, खाने का मेन्यू क्या है, इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा जवाब भी मांगा है सरकारों से। 26 तारीख को जवाब सबमिट किया जाएगा यूपी सरकार से। 3 राज्यों में जो ये आदेश हुआ था उसकी पहल उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। मुजफ्फरनगर जिले में स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये तय किया था कि जितने भी ये बोर्ड हैं इन सभी पर जो प्रोप्राइटर हैं, जो संचालक हैं, उनका पूरा नाम लिखा जाएगा, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि वो किसकी हैं। दरअसल कई सारे ऐसे वीडियोस आए जिसको लेकर के नाराज़गी जताई गई सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर। और उसी के मद्देनज़र ये भी तय किया गया कि जो कांवड़िए, चूँकि वो श्रद्धा भाव से जाते हैं, आस्था का मसला है, वो अगर कांवड़ के रास्ते पे जा रहे हैं, उन्हें भूख प्यास लगती है, तो वो कम से कम अपनी पसंद के दुकानदार से सामान खरीद सकें। इसी बाबत ये निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन इसका भारी विरोध भी हुआ। समाजवादी पार्टी समेत अन्य जो राजनीतिक दल हैं कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आपकी दुकान का मेन्यू क्या है, खाने पीने का सामान क्या है, उसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि विभाजन करने के लिए लाया गया था यह आदेश। विभाजनकारी राजनीति की जरूरत नहीं। इस फैसले से यूपी सरकार सबक लेगी, देश संविधान से चलेगा। क्योंकि कांग्रेस इस फैसले पर लगातार विरोध इसका कर रही थी, सरकार से सवाल पूछ रही थी और भेदभाव वाला फैसला कांग्रेस की तरफ से इसे बताया जा रहा था, जिस पर अब कहा है कांग्रेस ने कि इस फैसले से यूपी सरकार सबक लेगी। डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहाँ से लें, क्या करें,
ये उनकी इच्छा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। और इस पर बात करने के लिए अभिषेक आपके पास आते हैं। क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की रोक बीजेपी के लिए झटका? देखिए, अगर कानून के लिहाज से कहें तो ये जो अंतरिम रोक लगाई है निश्चित तौर पर झटका है, लेकिन अगर इसको राजनीति के चश्मे से देखें तो उस चश्मे से शिरीन ये मालूम पड़ेगा कि जो योगी सरकार का जो एक मकसद दिखाई दे रहा था वो काफी हद तक पूरा हुआ है। वो अपना मैसेज कन्वे करने में सफल हुई है कि ये जो कांवड़ियों के जरिए जो जिस हिंदुत्व को के ब्रांड को वो आगे बढ़ाने में लगी हुई थी, उस पर चर्चा और नैरेटिव उस पर सेट हुआ है। और आप देखिए, पेपर लीक से लेकर के अपनों का ये असंतोष, सरकार के भीतर की नाराजगी, इन सारे मुद्दों के ऊपर आकर के ये कांवड़ियों और खान पान का मुद्दा ये छा गया। तो उस हिसाब से यूपी सरकार, योगी सरकार का जो एक पॉलिटिकल मोटिव दिखाई पड़ रहा है वो काफी हद तक पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अपने ही लोगों में दरार खुल के सामने आई है। आरएलडी ने खुल के विरोध कर दिया, जेडीयू ने विरोध कर दिया, बीजेपी के अपने दूसरे जो साथी हैं वो भी टाइमिंग को लेकर असहज हैं। तो ये एक तरह का एक आंतरिक विरोध भी सामने आया है। तो कुल मिलाकर के और उस पर जवाब देना भी कहीं ना कहीं भारी हो रहा था। अभिषेक, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी तो ये झटका है ना, क्योंकि ये तो सबसे जवाब मांगा है, नोटिस जारी हुआ है बाकी राज्यों को भी इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए, यूपी ने पहल की थी और उसके बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ये सब उसमें कूद पड़े थे। एग्जैक्टली आप याद कीजिए, जो बुलडोजर वाला कदम था, यूपी से शुरुआत हुई और उसके बाद वो फैलता गया, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों में फैलता गया। ये वही परिपाटी थी। तो ये सबके लिए है और सबको इस पे आदेश देना पड़ेगा। कानून के लिहाज से देखें तो ये सबके लिए सेटबैक है, और अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो सबके लिए अपनी इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये एक और अपॉर्चुनिटी है। वो फिर से इस मुद्दे को पॉलिटिकली और आगे बढ़ाएंगे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष इसको डिरेल कराने में लगा हुआ है, तो पॉलिटिकली वो पीछे नहीं हटेंगे, जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस फैसले पर देखिए रिएक्शंस भी लगातार हैं। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। कहा है उन्होंने कि सरकार का फैसला गलत था, कुर्सी बचानी थी, इसीलिए बोर्ड लगाया गया। दिल्ली लखनऊ की सरकार ने लगाया नेम प्लेट, सांप्रदाय की राजनीति खत्म हो रही है। तो अखिलेश यादव का यह बयान। तो इन्हें कुर्सी बचानी थी, इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया है। डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों। तो अखिलेश यादव को आपने सुना और कहा कि जो राजनीति करती है बीजेपी अब वो खत्म हो रही है, लोगों को समझ आ रही है। इस पर आपसे बात करती हूं मैं आशीष, क्योंकि ये देखिए स्वागत इसलिए किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से क्योंकि वो जो नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो इस फैसले का विरोध जिस आधार पर कर रहे थे, कोर्ट की रोक ने उसको बल दिया है। यहाँ पर वो साबित हो गई एक तरीके से कि इसकी जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। विपक्ष का जो स्टैंड है, कम से कम इस फैसले में, भले ही वो इंटरिम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अभी 26 जुलाई तक, लेकिन उसमें ऑपोजिशन का स्टैंड विंडिकेट होता है। और देखिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब फिर से 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इन राज्यों में भी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल तौर पर इसको विपक्ष अब भुनाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि आप देखें, एक के बाद एक विपक्ष के नेता, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम दूसरी पार्टियों के नेता इंक्लूडिंग अखिलेश यादव इस पर अपना ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी वो लोग इस मसले को और ज़्यादा उठाएंगे। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा शिरीन की 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस पर क्या व्यू देता है। लेकिन कम से कम उन्होंने अपने इंटरिम फैसले में ये तो साबित कर दिया है कि वो ये जो फैसला लिया गया था उससे पूरी तरह से असहमत हैं। और राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये ऊर्जा विपक्ष को जरूर देता है। बिल्कुल। और ये ऊर्जा देने के साथ साथ एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई थी विपक्ष की तरफ से आशीष की क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था और ये कह रहा था कि ये फैसला दरअसल समाज को तोड़ेगा।
तो यहां पर ये तो सच हो गया, कोर्ट ने क्योंकि यही कहा है कि भाई नाम की जरूरत क्या है, इस मामले में आप मेन्यू बता सकते हैं लेकिन नाम नहीं। ठीक है, मैं आशीष आपका रुख करूंगी। देखिए, भले ही कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अभी पूरे देश भर में गर्म है। आप खुद सुनिए विपक्ष और सत्ता पक्ष में आखिर कैसे इसे लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, क्या उनको ज़रूर लिखना है कि ये मुसलमानों का है, उसका नाम देना है? ये क्या कर रहे हैं? किस नफरत की तरफ चल रहे हैं? एजेंडा है और पूरे देश की जनता के सामने इस विपक्षी दलों का एजेंडा आज बेनकाब हो चुका है। शुरुआत एनडीए ने की है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान कोई नया देश तो है नहीं, तो कभी इस तरह से नहीं हुआ कि नाम का खुलासा किया जाए। और क्या आवश्यकता पड़ी अभी? जनगणना सार्थक है, सही है, तो फिर ये जो कांवड़ लेकर के इतना परिश्रम तपस्या करके आते हैं, किसी का दीन ईमान, किसकी कांवड़ कहीं अपवित्र न हो जाए, इस दृष्टि से अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई निर्णय लिया है तो अच्छा। अभी ये धर्म के नाम पर पहचान करा रहे हैं, कल ये जाति के नाम पर कराना शुरू कर देंगे, तो ये कहाँ जाकर रुकेंगे? धर्म और जाति के नाम पर आप पहचाने अगर कराने का काम करेंगे, देश में नफरत नहीं चल सकती, नफरत से काम नहीं हो सकता। लोगों की आस्था का विषय है, लोगों की शुचिता का विषय है, लोगों की पवित्रता का विषय है, और पवित्रता भंग हो हमारी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नाम छुपाना, क्यों नहीं अपने नाम को प्रकट करना? ये चुनाव का ही है, ये बेईमान लोग हैं। माँ पिताजी ने रखा है तो मेरा उस नाम को लिखने में क्या आपत्ति है? तो यदि किसी का नाम रहीम है तो रहीम लिख ही सकता है, दूसरा तो नहीं लिख सकता। नाम लिखने में क्या खराबी है? जिसको जहाँ पसंद है वहाँ जाएंगे, बहुत जगह तो नाम लिखा ही रहता है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सुना आपने अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया। संजय, मतलब इस पर राजनीति जिस तरीके से गर्म है, ये समझा जा सकता है कि हर कोई इसमें अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहा है। सीधे तौर पर इसे अपने अपने वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्या? बिल्कुल वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है, और इसके आगे का जो स्टेप है वो श्रीन मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने एक बाइट सुनी थी जिसमें कहा जा रहा था कि अभी तो धर्म के नाम पर बोर्ड लगवाए जा रहे हैं, कल को जाति के नाम पर लगवाए जाएंगे। विपक्ष की तैयारी यही थी कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष का, उत्तर प्रदेश सरकार का काउंटर करेंगे, ये बता करके कि आज तो हिंदू मुस्लिमों में भेद कराना की तैयारी है इस बोर्ड के जरिए, लेकिन कल को इसमें चूंकि लोगों की जातियों का नाम भी मेंशन होगा, प्रोप्राइटर में पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, तो जो छुआछूत या ऊंच नीच वाला भाव है देश में, उसको लेकर के जो प्रमुख जातियां हैं उनके ही, या सवर्ण जातियां हैं उनके ही रेस्टोरेंट में, उनके प्रतिष्ठानों में लोग जाकर के खाएंगे पिएंगे या उससे सामान लेंगे, लेकिन बाकी जो दलित और पिछड़े जाति के लोग हैं उनके प्रतिष्ठानों पर लोग जाने से बचेंगे। ये काउंटर विपक्ष तैयार कर रहा था। हमारी कुछ बात भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से हुई जो इस लाइन को लेकर के सरकार का काउंटर करने वाले थे, लेकिन बहरहाल उससे पहले इस फैसले पर रोक लग गई है। और फिलहाल अब देखना होगा कि राजनीति अब इस रोक के बाद आगे कैसे बढ़ेगी। अब बात बिहार की, जहां आज बुरी खबर बिहार के लिए आई। विशेष राज्य का दर्जा केंद्र नहीं देगा, स्पेशल स्टेटस की मांग पर लिखित मनाही दे दी गई है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल का जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री ने, और इसको लेकर यह साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लोगों ने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि बिहार को विशेष मदद की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह लगातार रहा है कि हमको बिहार में अतिरिक्त मदद की जरूरत है। आशीष, इस पर आपसे बात करते हैं। बिहार की राजनीति में ये हमेशा एक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब क्योंकि इसकी मनाही लिखित तौर पर हो गई है, अब आगे क्या होगा फिर इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा साल दर साल हमने डिकेड से देखा है, और ऐसे समय पर जब मोदी सरकार की एक की एलाई है जनता दल यूनाइटेड, वैसे में बिल्कुल एक्सप्लिसिट तरीके से अब सरकार ने जब सदन के पटल पे साफ कर दिया है कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक खामियाजा जनता दल यूनाइटेड को उठाना पड़ सकता है। हालांकि
कोalition की अपनी मजबूरियां हैं, शायद इस वजह से वो खुल के नहीं कह रहे हैं और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ठीक है, कम से कम स्पेशल पैकेज तो सरकार की तरफ से मिल जाए। लेकिन एक दिन पहले आप देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में इसी संसद सत्र के पहले संजय झा ने क्या बोला जनता दल यूनाइटेड के। उन्होंने बैठक में बाकायदा इस मांग को दोहराया कि नीतीश कुमार लंबे समय से इस पर आधारित रैलियां करते रहे हैं, कई प्रदर्शन किए हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि सरकार कंसिडर करे और स्पेशल स्टेटस दे। लेकिन अब जबकि पूरी तरह से सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि ये स्टेटस नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि बिहार की जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, आरजेडी ने जैसे आज इस पर तुरंत कटाक्ष कर दिया कि अब आप सिर्फ अपनी राजनीति को कॉम्प्रोमाइजेस करते रहे एनडीए के साथ मिलकर के। लालू यादव ने तो इस पर नाराजगी जाहिर कर दी है। स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने से लालू यादव नाराज हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने इस पर बयान भी दे दिया और कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा दें। नीतीश ने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब उसकी मनाही के बाद लालू यादव ने इसी को लेकर तंज किया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। अभिषेक, अब लालू यादव ने तो साफ कर दिया है कि भाई आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आपने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। मतलब राजनीति अब इसमें आगे बढ़ेगी इस मुद्दे को लेकर बिहार में? इसमें बिल्कुल राजनीति बढ़ेगी। देखिए, जेडीयू का एक बड़ा मुद्दा रहा और जेडीयू का नहीं, बिहार से आने वाली पार्टियां लगातार बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करती रही हैं। हालांकि मैं एक दूसरा पहलू आपको बताऊं, हमारी जानकारी कहती है कि बीजेपी और जेडीयू की इस मामले को लेकर के पहले ही सहमति है। वो स्पेशल पैकेज चाहते हैं और स्पेशल पैकेज के लिए उनको एश्योर भी किया गया है। कुल यही हाल ऐसा ही टीडीपी का भी है, आंध्रा में भी, वहां भी स्पेशल पैकेज के लिए एश्योरेंस मिला हुआ है। ये उनका इंटरनल डायनेमिक्स है जो कि उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इसका जो बाहरी डायनेमिक्स होता है वो निश्चित तौर पर उनके लिए सवाल का सबब बनेगा और ये सवाल पब्लिक के बीच में जाएगा। लोग भी हो सकता है इस मुद्दे को उठाएं, आम कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाएं और बिहार का चुनाव जो है उसमें ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। तो किस तरह से वो इसको कंपनसेट करेंगे, ये बड़ा चैलेंज है जेडीयू और बीजेपी दोनों के सामने। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर अभिषेक कि क्या आप जो इंडिया गठबंधन दल में जो सहयोगी हैं, संजय, ये सवाल मेरा आपसे, क्या वो इस मामले में लालू यादव का साथ देंगे? निश्चित रूप से देना ही चाहिए। सभी का अलायंस है और सारे मुद्दों पर ये सारे जो राजनेता हैं ये एक साथ खड़े होते हैं। मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने तंज भी कसा था कि ये निश्चित रूप से बिहार की जनता से धोखा है, ये बात भी कही है। तो ये सारे के सारे ये लोग जितने भी राजनेता हैं, जो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उन सब वो सारे के सारे इस मुद्दे पर खड़े होंगे। लेकिन ये अलग बात है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही जाती है, उसको चर्चा में लाया जाता है, तो अन्य जो दूसरे राज्य हैं वहाँ भी यही मांग होगी कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा आखिरकार क्यों न दिया जाए। जाहिर है ये मांग अब उठेगी, बाकी राज्यों से भी उठेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बुलेटिन में बात करेंगे नीट पर संसद से सड़क तक मचे संग्राम की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी। आपको बता दूं, पेपर 4 मई से पहले लीक हुए होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सॉलिसिटर का इस पर जवाब सामने आया कि पेपर कब मिले ये साफ नहीं है। याचिकाकर्ता जो बोले लीक को सीमित करने की कोशिश की गई है। तो इस पर सवाल जवाब इस सुनवाई के दौरान पेपर लीक मामले पर। अच्छा, अभी ताजा अपडेट क्या है इस पर और क्या कुछ कोर्ट रूम के भीतर हुआ है? निपुण हमारे साथ जुड़ गए, निपुण हमें बताएंगे। निपुण, देखिए, सबसे अहम बात जो जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं लाखों छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, कुछ पास हुए, कुछ नहीं उतने सफल हो पाए, कि क्या दोबारा परीक्षा होगी। इस पर सुनवाई अधूरी रही है। इस बिंदु पर बात आज भी पूरी नहीं हो पाई है। एक नया सवाल आया जजों के सामने। एक कोई प्रश्न है केमिस्ट्री का जिसके 2 संभावित जवाब थे। एक जवाब जो 2019 से पहले की किताबों में छपा हुआ था और एक 2019 के बाद की किताबों में छपा हुआ है, जिनमें से दोनों जवाब देने वालों को एनटीए ने फुल मार्क्स दे दिए, 4 अंक। अब कुछ छात्र यहां पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि हमको पता था कि यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, इसलिए हमने जानबूझकर उसको छोड़ दिया। हम तो नुकसान में चले गए और हमारी रैंकिंग बहुत पीछे चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले इसी का समाधान निकालना जरूरी है।
आईआईटी दिल्ली के निदेशक को कहा है कि आप आज ही एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएं 3 सदस्यों की और कल दोपहर 12 बजे तक हमें बताएं कि सही जवाब आखिर है क्या। इसके बाद सुनवाई आगे जारी रहेगी। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। एक दूसरे सवाल पर आकर मामला अटक गया है, लेकिन अभी इसको देखकर जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो कमियां रिजल्ट के प्रकाशन में और दूसरी चीजों में रह गई है उनको दुरुस्त करते हुए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद री नीट का आदेश न दे, क्योंकि यही बात याचिकाकर्ता भी कह रहे थे। अगर आप इन सवालों पर चले गए हैं तो शायद आप दोबारा परीक्षा लेने का आदेश देंगे नहीं। कोर्ट ने कहा आप सब्र करिए, कल आपको पता चलेगा। तो अब इस मामले की अगली सुनवाई कल होनी है निपुण। देखिए, कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उठते समय यही कहा कि जब हमारे पास आईआईटी का जवाब आ जाएगा, जिसके लिए कल दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है, उसके बाद हम दोबारा सुनवाई शुरू कर देंगे। तो आज जब लिस्ट प्रकाशित होगी सुप्रीम कोर्ट की तो ये पता चलेगा कि क्या इसको लिस्ट में जगह दी गई है या अचानक सुनवाई शुरू कर दी जाएगी या कल का जवाब देखने के बाद परसों की तारीख आएगी। अभी ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा यही कि आईआईटी का जवाब देखने के बाद हम दोबारा सुनवाई शुरू कर देंगे। ओके, तो आईआईटी का जवाब देखेगा कोर्ट और उसके बाद इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया इस मामले को लेकर। 7 साल में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले, शिक्षा मंत्री का यह जवाब लोकसभा के भीतर। 240 से ज्यादा परीक्षाएं सफलतापूर्वक हुई हैं और विपक्ष ने सदन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, जिस पर यह जवाब दिया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से और उन्होंने यह साफ कर दिया कि 7 सालों में पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और 240 से ज्यादा जो परीक्षाएं कराई गई हैं वो सफलतापूर्वक हुई हैं। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. After NTA, more than 240 examination has been conducted. More than 5 crore students has been applied and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. अंकित, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वो ये कह रहे हैं कि 7 सालों में कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, यानी कि वो जो पेपर लीक वाला मामला है, जो सवाल अभी भी बना हुआ है, उससे वो कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज लोकसभा में और कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए पटना और उसके आसपास के इलाकों में कुछ गड़बड़ी की बात जरूर सामने आई है, लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर संज्ञान ले चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में की बात हो या फिर केंद्र सरकार और जो शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही है उसमें कहा क्या है, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। पटना और उसके आसपास कहीं जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं जिसको देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे गए हैं। और निपुण ने जो बात कही है मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मामले की पिछली सुनवाई हुई थी तो यही कहा था कि हमको देखना यह कि क्या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है या नहीं, उसके आधार पर रीनीट का एग्जामिनेशन दिया जाएगा। तो संसद हो या हो सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई। ठीक है अंकित, मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, लोकसभा में पेपर लीक पर जोरदार बहस हुई है। आपने शिक्षा मंत्री का बयान तो सुन लिया, कह रहे हैं कि ऐसा 7 सालों में नहीं हुआ, लेकिन राहुल और अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री को इसी पर घेर लिया। मंत्री जी खुद को दोषी नहीं मान रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से ये बयान, और उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार पर हमने कानून बनाया। ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार, इस पर अखिलेश यादव ने यह तंज किया। अखिलेश राज में कितने पेपर लीक हुए, ये धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा। तो जोरदार बहस सदन के भीतर पेपर लीक मामले को लेकर हुई। Millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए,
लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक का मामला और जोरदार बहस सदन के भीतर सुना आपने, किसने इस पर क्या कुछ कहा। बहुत शुक्रिया अंकित आपका भी और निपुण आपका भी, फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इस खबर पर तो नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए एक और खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में जबरदस्त बारिश हो रही है। सूरत में लगातार पानी की वजह से कई इलाकों में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ठाणे में बीते 12 घंटों से बारिश हो रही है जोरदार। राजकोट में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सूरत में बारिश हो रही है, ठाणे में भी 12 घंटे से बारिश जारी है। राजकोट का भी वो इलाका जो पूरा बाढ़ की जद में दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, हर जगह भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई दिखाई दे रही है। आप जरा तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा होगा। महाराष्ट्र के सातारा की तस्वीरें हैं, ठाणे का भी आपको वही हाल नजर आएगा। और नीचे जरा आप सूरत और राजकोट की भी तस्वीरें देख लीजिए, हर तरफ पानी ही पानी, आसमान से बरसता हुआ पानी कैसे नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है और वहां लोगों के अब घरों में भी पानी घुस रहा है। अच्छा, हमारे साथ सूरत से, क्योंकि सूरत में इस वक्त मुश्किल हालात हैं, धनराज बागले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्यांकर त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं और मेघा भी हरिद्वार से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले सूरत का रुख कर लेते हैं। जरा बताइएगा धनराज, कैसे मुश्किल हालात, और अगर तस्वीरें भी आप दिखा पाए तो। गुजरात के सूरत में सनिया हेमाद गांव है और सनिया हेमाद की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इस प्रकार से 5 से 6 फुट जितना पानी गांव में आ चुका है। हालांकि ये जो पानी है वो बारिश का पानी नहीं, बल्कि ये खाड़ी का पानी है। बालक नदी का जो खाड़ी का पानी है उसे डाइवर्ट करके जो मीठी खाड़ी है उसमें भेजा गया है। ऐसे में सनिया अहमद गांव होकर के ये पानी पूरा जाता है मीठी खाड़ी के अंदर। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हो, भगवान का मंदिर है वो जलमग्न हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हो, हर कोई दुकान है, हर कोई मकान है, उसमें जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। इस प्रकार की स्थिति को लेकर हालांकि नगर निगम की ओर से सिर्फ ये नज़ारा देखने के लिए अधिकारी आ जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, इस प्रकार की बात है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद स्थानीय निवासी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। आप बताइए, आप सरपंच थे, फिलहाल नगर निगम में ये इलाका आता है, क्या कुछ दिक्कतें, किस तरह से पानी डाइवर्ट हुआ? पहले तो हमारा ये पंचायत में था सनिया अहमद, तो हम फरियाद करते थे जिला पंचायत में, तालुका पंचायत में, तो सब अधिकारी आते थे, सब देखते थे, कुछ ना कुछ उसका होता था। लेकिन अभी हमारा जो गांव है वो महानगर पालिका में आ गया है, तो यहाँ के जो स्थानिक कॉर्पोरेटर है वो कोई देखने तक भी नहीं आता है कि चलो भाई यहाँ की परिस्थिति क्या है, कैसे है। आप बताइए कितनी दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो बहुत है। पहले तो खाने की दिक्कत है, ये जो मेरा बैकवर्ड क्लास है, जो ये पूरा गांव खेती है, तो ये सब काम नहीं, काम पे नहीं जाते, तो खाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है। कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं वो, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो मदद मिल रही है वो भी नाकाफी साबित हो रही है, और इसलिए थोड़ी नाराजगी भी लोगों के भीतर बनी हुई है। ठीक है, देखिए बेहिसाब बारिश और भी राज्यों में हो रही है, लोगों की परेशानी तो बढ़ रही है गुजरात में, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का सितम जारी है। सहारनपुर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। उत्तराखंड के रुड़की में भी जलभराव से लोग परेशान हैं। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त मुश्किल हालातों से लोग गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में भी पानी भरा हुआ है, और उत्तराखंड के रुड़की में भी जल जमाव, और देहरादून में भी सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दिव्यांकर जुड़े हुए हैं वाराणसी से, वहां भी मुश्किल बढ़ा रहा है पानी। दिव्यांकर बताइए क्या रिपोर्ट है वहां से?
जी बिल्कुल शिरीन, सबसे पहले आपको हम नवो घाट जहाँ पर हमारी मौजूदगी उसकी आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। किस तरह से जो पानी का लेवल है वो आपको नज़र आएगा कि जो लहरें हैं गंगा नदी की वो आपको साफ तौर से इसमें नज़र आएंगी। और जहाँ तक आपको वो ऑरेंज वाली जो रस्सी है जिसका हल्का सा हिस्सा आपको नज़र आएगा, जो पूरा हिस्सा जहाँ तक घाट जहाँ से शुरू होता है उसके ठीक बगल से नदी बहती है, वहाँ पर खतरे का जो निशान है वहाँ पर नदी जो है उसका पानी आ गया है और वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो डूब सकता है। ऐसी जानकारी हमने जब यहाँ आसपास के जो नाव चलाते हैं मल्लाह से उनसे बात की तो उनका कहना है कि 30 से 35 फीट तक गहरा पानी उस जगह पर आ गया है। और आगे आप इनकी लहरों को देखिए और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर बीते दिनों में देखा गया कि जो गंगा नदी का जलस्तर है वो 63 से 64 मीटर तक पहुँच गया था। तो एक चेतावनी के तहत या फिर एक कहें सावधानी के तहत एहतियातन जो छोटी नावें थी उनको चलने पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी। और कुछ नाविक हम हमारे नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, मुसीबत इसलिए ज्यादा बढ़ रही है। मेघा, मैं आपके पास आती हूँ, आप भी बताइए जरा कैसी तस्वीरें आपके आसपास और किस तरह की मुसीबतें हैं वहां। सिर्फ आपके सवालों का जवाब मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो देखिए। आप जरा गंगा नदी के उफान की तरफ देखें तो लहरों की जो रफ्तार है वो तेज़ हो गई है। मैं यहाँ सुबह से हूँ, इस वक्त हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास में मौजूद हूँ और जहाँ मैं खड़ी हूँ दरअसल ये सीढ़ियाँ हैं। ये पौड़ी है जहाँ पर लोग बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ भी लोग तकरीबन कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। आप ज़रा आगे की तस्वीर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे तो रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। सुबह से ही हरिद्वार में बारिश हो रही है, 6 घंटे लगातार बारिश और बारिश के बाद गंगा नदी का जो उफान है, गंगा नदी की जो तस्वीरें हैं, जो रफ्तार है वो तेज़ हो गई। अगर आप देखें आगे तो यहाँ पर आपको फ्लाईओवर ब्रिज नजर आएगा और उसके नीचे जो लटकती चेन्स हैं, ये चेन्स दरअसल इसलिए है कि किसी कारणवश या कोई किसी वजह से रेलिंग के उस पार चला जाता है और वो बह जाता है तो उससे भी ये कहा जा रहा है, उनसे भी अपील की जा रही है कि वो गहरे पानी में जाने से बचें और एहतियात बरतें। बहुत शुक्रिया दिव्यांकर और मेघा आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।